Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर EMC. तो हम जानेंगे ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर के बारे में. PIB के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर इज अ प्रपोज्ड सी रूट बिटवीन चेन्नई इंडिया एंड व्लादिवोस्टोक रशिया पासिंग थ्रू द सी ऑफ जापान, साउथ चाइना सी एंड द मलक्का स्ट्रेट. तो इसका रूट आपको याद होना चाहिए मैप बेस्ड क्वेश्चन के लिए भी. अभी हम देखेंगे लोकेशन को भी. जो ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर है जो कि एक प्रपोज्ड सी रूट है चेन्नई भारत से व्लादिवोस्टोक रशिया के लिए, जो कि पास करेगा सी ऑफ जापान, साउथ चाइना सी और मलक्का स्ट्रेट है. क्या बेनिफिट होगा इंडिया के लिए इसके लिए? तो सिग्निफिकेंट टाइम रिडक्शन, जो टाइम लगता था वो कम हो जाएगा. इट शॉर्टन द ट्रांसपोर्टेशन टाइम बाय अप टू 16 days मेकिंग इट मोर इफिशिएंट. ये जो है कम कर देगा जो ट्रांसपोर्टेशन टाइम लगता है तो उसको 16 days तक, जो कि इसको और ज्यादा एफिशिएंट बनाता है. प्रेजेंस इन साउथ ईस्ट एशिया, जो प्रेजेंस होगा साउथ ईस्ट एशिया में. चेन्नई पोर्ट स्ट्रेटेजिक लोकेशन ओपन ट्रेड अपॉर्चुनिटी विद साउथ ईस्ट एशियन नेशन लाइक थाईलैंड, वियतनाम एंड इंडोनेशिया. और जो चेन्नई पोर्ट का स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ये ओपन करेगा ट्रेड अपॉर्चुनिटी को साउथ ईस्ट एशियन नेशन के साथ, जैसे कि थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया के साथ. एक्सेस टू रशिया फार ईस्ट, इसके कारण एक्सेस मिल पाएगा रशिया के फार ईस्ट तक का. व्लादिवोस्टोक पोर्ट प्रोवाइड एक्सेस टू रिसोर्स रिच रीजन ऑफरिंग अपॉर्चुनिटी इन सेक्टर लाइक एनर्जी, माइनिंग एंड टेक्नोलॉजी फॉर इंडियन बिजनेसेस. और जो व्लादिवोस्टोक पोर्ट है ये प्रोवाइड करेगा एक्सेस रिसोर्स रिच रीजन के लिए. ये ऑफर करेगा अपॉर्चुनिटी को जो सेक्टर है जैसे कि एनर्जी, माइनिंग, टेक्नोलॉजी के लिए इंडियन बिजनेसेस का. ये जो इनिशिएटिव है ये फॉलो कर रहा है मेमोरेंडम ऑफ इंटेंट को डेवलपमेंट को लेके मैरीटाइम कम्युनिकेशन एक्सचेंज का, जो कि हुआ था व्लादिवोस्टोक और चेन्नई के बीच में 2019 में. तो कब हुआ था ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. ये आप देख सकते हैं. अभी जो है आपका एग्जिस्टिंग पोर्ट ऑफ मुंबई, इंडिया का जो है पोर्ट ऑफ मुंबई से पोर्ट ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग रशिया तक जाता है, जो कि 8625 नॉटिकल माइल्स का दूरी होता है. लेकिन जो प्रपोज किया गया है ये आपका पोर्ट ऑफ चेन्नई से पोर्ट ऑफ व्लादिवोस्टोक रशिया के लिए है, जो कि 5647 नॉटिकल माइल्स हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो इस कारण आप इसका इंपॉर्टेंस समझ सकते होंगे. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आईगोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म. PIB की न्यूज है, इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो जानेंगे हम आईगोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के बारे में. पहले भी इसे हम लोगों ने कंसिडर कर रखा है. आईगोट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म इन पार्टनरशिप विद नीति आयोग हैड इंट्रोड्यूस अ न्यू कलेक्शन डेडिकेटेड टू द एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम. तो जो आपका आईगोट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म है पार्टनरशिप में किसके साथ इंपॉर्टेंट हो जाता है? नीति आयोग के साथ. इसने इंट्रोड्यूस किया है एक नए कलेक्शन को जो कि डेडिकेटेड है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के लिए. This initiative aims to enhance the competency of 5,000 block level official in 500 identified block, helping them perform their duties effectively in underserved areas. ये जो इनिशिएटिव है इसका मकसद है कि इनहेंस किया जाए कॉम्पिटेंसी को 5,000 ब्लॉक लेवल ऑफिशियल के लिए 500 आइडेंटिफाइड ब्लॉक में, जो कि मदद करेगा उनको परफॉर्म करने में उनको ड्यूटीज को इफेक्टिवली अंडरसर्व एरियाज के लिए. The curated module include 10 courses covering topics such as time management, communication, leadership, sustainable development goal, problem solving, stress management and team building. और ये जो curated module है ये include कर रहा है 10 courses को, जो कि cover करता है topics जैसे कि management, communication, leadership, sustainable development, goal, problem solving, stress management and team building को. iGOT कर्मयोगी platform. iGOT Karmyogi is a comprehensive online portal to guide government officials in their capacity building journey. The portal combines 6 functional hubs for online learning, competency management, career management, discussion, event and networking. जो आपका iGOT कर्मयोगी है ये आपका एक कम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन पोर्टल है जो कि गाइड करेगा गवर्नमेंट ऑफिशियल को उनके कैपेसिटी बिल्डिंग जर्नी में. ये जो पोर्टल है ये कंबाइन कर रहा है जो 6 फंक्शनल हब है ऑनलाइन लर्निंग, कम्पिटेंसी मैनेजमेंट, कैरियर मैनेजमेंट, डिस्कशन, इवेंट और नेटवर्किंग के लिए. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आयुष्मान भव कैंपेन. PIB की न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है. जानेंगे हम आयुष्मान भव कैंपेन के बारे में. President of India virtually launched the Ayushman Bhav campaign, emphasizing its goal of ultimately achieving universal health coverage. तो जो प्रेसिडेंट है भारत के उन्होंने लॉन्च किया है वो भी डिजिटली आयुष्मान भव कैंपेन को. इसका फोकस है कि जो गोल है अल्टीमेटली अचीव करने का यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को, उसके ऊपर इसका फोकस है. फीचर्स क्या है इसका हम इसको समझते हैं. सक्सेसफुल ग्राम पंचायत विल बी डिक्लेयर एज आयुष्मान ग्राम पंचायत. जो सक्सेसफुल ग्राम पंचायत होंगे उनको डिक्लेयर किया जाएगा आयुष्मान ग्राम पंचायत के रूप में. The campaign aims to facilitate access to Ayushman card, generate Aadhaar ID and raise awareness about health scheme and disease with a focus on non-communicable disease, tuberculosis and sickle cell disease.
ये जो कैंपेन है इसका मकसद है कि फैसिलिटेट किया जाए जो एक्सेस है आयुष्मान कार्ड का, जनरेट किया जाए आभा आईडी को और रेज किया जाए अवेयरनेस को हेल्थ स्कीम और डिजीज को लेके। इसका फोकस होगा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ट्यूबरकुलोसिस और सिकल सेल डिजीज के ऊपर। इट कंप्राइजेस 3 कंपोनेंट: आयुष्मान आपके द्वार 3.0, आयुष्मान मेलास एट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एंड आयुष्मान सभा इन एवरी विलेज एंड पंचायत। ये जो आपका आयुष्मान भाव कैंपेन है ये कंप्राइज करता है 3 कंपोनेंट को। ये तीनों कंपोनेंट कौन कौन से है? तो पहला है आपका आयुष्मान आपके द्वार 3.0, दूसरा है आपका आयुष्मान मेला एज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और तीसरा है आपका आयुष्मान सभा इन एवरेज विलेज एंड पंचायत। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्चिव। तो हम जानेंगे आर्चिव के बारे में। रिसेंटली क्रिटिक स्पार्क ए डिबेट अबाउट द क्वालिटी एंड इम्पैक्ट ऑफ रिसर्च शेयर ऑन द आर्चिव प्लेटफॉर्म। अभी हाल ही में जो क्रिटिक है उन्होंने एक डिबेट स्टार्ट कर दिया है क्वालिटी को लेकर और जो इम्पैक्ट होगा रिसर्च को लेकर जो कि शेयर किया जा रहा है आर्चिव प्लेटफॉर्म पे। इसके बारे में हम पहले जान ले, फिर इश्यू क्या है उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। आर्चिव was created to enable researchers in various fields, including physics, computer science, mathematics, and astronomy, to share early research finding with their peer. जो आरसीव है इसको क्रिएट किया गया था, ये इनेबल करता है रिसर्चर को अलग अलग फील्ड के, जिसमें कि फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी सब आता है, कि वो शेयर कर सकते हैं अपने अर्ली रिसर्च फाइंडिंग को अपने पीयर के साथ। It has gained immense popularity due to its speed and accessibility, as paper are shared without a lengthy peer review process. और इसको काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिला था इसके स्पीड के कारण और एक्सेसिबिलिटी के कारण, क्योंकि जो पेपर था उसको शेयर किया जा पा रहा था बिना कोई लेंदी पीर रिव्यू प्रोसेस के। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ फिर? राइजिंग डिबेट अबाउट द क्वालिटी एंड इम्पैक्ट ऑफ रिसर्च ऑन आर्चिव। जो डिबेट है वो राइज कर रहा है क्वालिटी को लेकर, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा रिसर्च को लेकर आर्चिव के कारण। रिसर्चर वेयर यूजिंग आर्चिव टू स्टेक क्लेम इन रिसर्च एरिया, लीडिंग टू अ कल्चर ऑफ रशिंग टू पब्लिश रेदर देन आस्किंग ओरिजिनल एंड मीनिंगफुल क्वेश्चन। रिसर्चर जो है वो उपयोग कर रहे हैं आर्चिव का ताकि वो स्टेक क्लेम कर सके रिसर्च एरिया पे, जिसके कारण जो है कल्चर तैयार हो रहा है रश करने को लेकर पब्लिक के लिए, पब्लिश करने के लिए, ना कि ओरिजिनल एंड मीनिंगफुल क्वेश्चन के ऊपर। बेनिफिट इसका क्या है? तो आर्चिव प्रोवाइड ओपन एक्सेस टू रिसर्च पेपर, मेकिंग देम इजिली एक्सेसिबल टू स्टूडेंट एंड इंडिपेंडेंट रिसर्चर। ये जो आर्चिव है ये प्रोवाइड कर रहा है ओपन एक्सेस रिसर्च पेपर के लिए, जो कि इसको आसान बना देता है, एक्सेसिबल कर देता है स्टूडेंट और इंडिपेंडेंट रिसर्चर के लिए। तो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। निपा वायरस, हम जानेंगे निपा वायरस के बारे में, पहले भी कंसीडर कर रखा है इसे हम लोगों ने। निपा वायरस इन्फेक्शन हैज री-इमर्ज इन केरला विद 2 रिपोर्टेड डेथ एंड 2 इंडिविजुअल अंडर ट्रीटमेंट। जो निपा वायरस का इन्फेक्शन है वो फिर से इमर्ज हो गया है केरला पे, इसके कारण 2 रिपोर्टेड डेथ किया गया है और 2 इंडिविजुअल जो है वो भी ट्रीटमेंट पे है। निपा इज ए जूनोटिक डिजीज प्राइमरली ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन थ्रू इन्फेक्टेड एनिमल, पार्टिकुलरली बैट और कॉन्टेमिनेटेड फूड, एंड इट कैन ऑल्सो स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू क्लोज कॉन्टेक्ट। निपा जो है आपका ये एक जूनोटिक डिजीज है, ये मेनली ट्रांसमिट होता है ह्यूमन को इन्फेक्टेड एनिमल के कारण, जिसमें कि पार्टिकुलरली बैट आते हैं और कॉन्टेमिनेटेड फूड के कारण ही ये ट्रांसफर होता है। लेकिन एक बार जब ये हो जाता है तो ये स्प्रेड हो सकता है पर्सन से पर्सन को भी, अगर क्लोज कॉन्टेक्ट में रहते हैं तो। क्या सिम्टम्स है निपा वायरस का? तो सिम्टम्स इंक्लूड फीवर, हेडेक, cough, sore throat, difficulty in breathing, vomiting, with severe cases potentially leading to encephalitis, coma and death. जो सिम्टम्स है निपा वायरस का, इसमें फीवर आ सकता है, हेडेक हो सकता है, कफ, सोर थ्रोट, डिफिकल्टी आ सकती है सांस लेने में, वॉमिटिंग हो सकता है, और अगर केस सीरियस है तो इसके कारण इंसेफेलाइटिस, कोमा या डेथ भी हो सकता है। The virus is primarily transmitted through the consumption of contaminated food or in direct contact with infected animal, particularly fruit bat. ये जो वायरस है ये मेनली ट्रांसमिट होता है अगर हम कंज्यूम करते हैं कॉन्टेमिनेटेड फूड को या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं इन्फेक्टेड एनिमल का, वो भी पार्टिकुलरली फ्रूट बैट का तभी होता है। इट इज हाईली लिथल विल मोर्टेलिटी रेट रेंजिंग फ्रॉम 40 to 25%। और ये बहुत ज्यादा लिथल है, इसका मोर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत ज्यादा हाई है, 40% से 25% तक है। आप यहाँ पे देख के समझ सकते हैं कि ये कितना सीवियर है। ये एक डिजीज है जिसके कारण वायरस जो है अफेक्ट करता है दोनों ही एनिमल और ह्यूमन को। पहली बार जो था ये ब्रोक आउट किया था मलेशिया और सिंगापुर में, कब? 1998 और 1999 के समय पे। मोर्टेलिटी रेट 70% तक है। प्रीवियस आउटब्रेक की अगर हम बात करें तो इसके कारण 17 डेथ हुआ था कोझिकोड मलापुरम केरला पे 2018 में, 45 डेथ हुआ था सिलीगुड़ी में वेस्ट बंगाल के 2001 में, और 5 डेथ हुआ था नादिया में वेस्ट बंगाल के 2007 में। सिम्टम्स आपको बता ही दिया, फीवर, हेडेक, कोमा, ड्रोजिनेस, कंफ्यूजन, डिसओरिएंटेशन। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इंसेंटिव सपोर्टिव केयर जो है ह्यूमन के लिए यही है। अभी तक कोई भी वैक्सीनेशन इसका अवेलेबल नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि इसका वैक्सीनेशन है कि नहीं, तो कोई नहीं है अभी फिलहाल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रामी नाला, सर क्रीक, गुजरात।
तो जो हरामी नाला सर क्रीक गुजरात का है, इसके बारे में हम जानेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, वो मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर विजिटेड हरामी नाला इन सर क्रीक एरिया ऑफ कच्छ गुजरात अलोंग इंडिया पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर। अभी हाल ही में यूनियन होम मिनिस्टर ने विजिट किया था हरामी नाला को सर क्रीक एरिया में, जो कि पड़ता है कच्छ गुजरात में, इंडियन पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर के पास। Harami Nala is a 22-kilometer tidal channel that serves as a natural boundary between India and Pakistan. This channel carries water and mud and is inhabited by protected marine species. Vast marshy mud flat surround it with temperature reaching above 50 degrees Celsius in temperature. जो हरामी नाला है आपका, ये 22 किलोमीटर का टाइडल चैनल है जो कि सर्व कर रहा है एक नेचुरल बाउंड्री के रूप में भारत और पाकिस्तान के बीच में। ये जो चैनल है ये कैरी कर रहा है वाटर को, मड को, और ये इनहेबिट करता है प्रोटेक्टेड मराइन स्पीसीज को। जो आपका वास्ट मार्सी मड फ्लैट्स है ये इसको सराउंड करता है, और जो इसका टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है समर में। सर क्रीक ओरिजिनली बनगंगा इज ए 96 किलोमीटर टाइडल एस्टुअरी इन द अनइनहेबिटेड मार्शलैंड of the Indus River Delta on the border between India and Pakistan. The creek flow into Arabian Sea and separate Gujarat state India from Sindh province in Pakistan. जो सर क्रीक, जिसको कि ओरिजिनली हम बैनगंगा के नाम से भी जानते हैं, ये 96 किलोमीटर का टाइडल एस्टुअरी है अनइनहेबिटेड मार्शलैंड में इंडस रिवर डेल्टा पे, जो कि बॉर्डर करता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ये जो क्रीक है ये फ्लो करता है अरेबियन सी पे और सेपरेट करता है गुजरात स्टेट को इंडिया के सिंध प्रोविंस से पाकिस्तान का। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपका है दिखाया गया है हरामी नाला जहां पे लोकेटेड है उस लोकेशन को। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। तो हम जानेंगे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के बारे में क्यों न्यूज पे आया, फिर इसके बारे में भी जानेंगे, सब कुछ डिटेल में समझेंगे। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल सेंट्रल बेंच हैज इश्यू अ बैन ऑन द ऑपरेशन ऑफ क्रूज बोट इन द अपर लेक भोज वेटलैंड एंड अदर वेटलैंड इन मध्य प्रदेश। जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है उनका सेंट्रल बेंच ने बैन इश्यू कर दिया है जो ऑपरेशन होता था क्रूज बोट का अपर लेक भोज वेटलैंड पे या दूसरे वेटलैंड साइट पे मध्य प्रदेश पे। तो कहाँ पे ये किया गया, मध्य प्रदेश के लिए किया गया है। साथ साथ एनजीटी ने प्रोहिबिट किया है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन जो है नो डेवलपमेंट जोन या बफर जोन पर, जैसा कि डिफाइन किया गया वेटलैंड रूल 2017 पर, नहीं किया जाए। रीजन क्या है इस बैन के पीछे का? दे ऑपरेट एज ए पार्ट ऑफ ट्रेवल इंटरटेनमेंट और लीजर इंडस्ट्री एंड आर रन फॉर प्रॉफिट। ये जो है ऑपरेट कर रहा है एक ट्रेवल इंटरटेनमेंट या लीजर इंडस्ट्री ग्रुप पे, और ये जो है प्रॉफिट के लिए किया जा रहा है। दिस वेसल हैव द पोटेंशियल टू डिस्चार्ज सीवेज एंड ट्रेड इफ्लुएंट इनटू द वाटर। ये जो व्हीकल है ये पोटेंशियल रखते हैं कि ये डिस्चार्ज कर सकता है सीवेज को, ट्रेड इफ्लुएंट को वाटर पे। जो प्रॉक्सिमिटी है क्रूज पार्ट का वन विहार नेशनल पार्क के पास, ये इसको लाता है एक साइलेंट पॉइंट पे। उसके बावजूद भी नॉइज पॉल्यूशन जो ऑब्जर्व किया गया है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के बारे में हम जान ले। National Green Tribunal (NGT) is a specialized judicial body in India established to handle cases related to environmental protection and conservation. It is established under the National Green Tribunal Act of 2010. तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है ये एक स्पेशलाइज्ड जुडिशियल बॉडी है भारत का, जिसको स्टैब्लिश किया गया था ताकि हैंडल किया जा सके जो केसेस जो कि रिलेटेड है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन से। इसको स्टैब्लिश किया गया था नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 के माध्यम से। Primary objective of NGT is to provide effective and expeditious solution to environment dispute and violation. जो मेन ऑब्जेक्टिव था एनजीटी को बनाने के पीछे का कि ये प्रोवाइड करे इफेक्टिव और एक्सपेडिशियस सॉल्यूशन को एनवायरमेंट डिस्प्यूट को लेके और वायलेशन को लेके। अब हम भोज वेटलैंड के बारे में भी जान ले। It is located in Bhopal, Madhya Pradesh, and earned its Ramsar site designation in 2002. It encompasses two main made reservoirs, the upper lake Bhojtal and the lower lake. जो भोज वेटलैंड है ये कहाँ लोकेटेड है, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो ये आपका लोकेटेड है भोपाल में मध्य प्रदेश के, और ये जो है रामसर साइट डेजिग्नेट किया गया था 2002 के दौरान। ये इनकम्पास करता है दो मेन रिजर्वोयर को, अपर लेक जिसको कि हम भोजतल कहते हैं और लोअर लेक को। That's all for डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.